ना शुरू अपना कल। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिए थे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के? कौन से क्वेश्चन थे? ही सेड टू मी मदन डिड दिस। ठीक है जी, क्या बनाया है इसका? मदन है, कोई नहीं, जो मदन मोहन गोपाल जो भी है एक ही बात है। हैड डन क्यों आया? ठीक है, टेंस वाली बात अपने आज करते हैं। इसके अंदर के टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, थोड़ी बहुत तो बात कल हुई थी और आपको ये बात भी पता लग गई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर सारी कहानी डिपेंड करती है कि वो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। आज भीड़ कैसे है इतनी? टेस्ट है क्या आज? अच्छा, ही टोल्ड मी दैट मदन हैड डन दैट। हाँ भाई, इधर ध्यान दो भाई, यही बनाया दिस का दैट, V2 का हैड V3, यही बना इसके अंदर। अच्छा, सेकंड क्या था? आई सेड टू हिम देम, यू हैड माई रिव्यू। मेरे को सुनाई दिया रिव्यू, तो इसका क्या बनाया? इसका टोल्ड हो गया, ठीक है। दैट दे, यू का दे हो गया, दे हैड, माई का क्या हो जाएगा? माई रहेगा। देखो ये वाला जो है ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। V2 का हमेशा क्या बनता है? हैड प्लस V3। और ये थोड़ा सा है ना, जो हैड का हैड बनता है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है ऐसा इसके अंदर कि भाई ये इसलिए रहता है ऐसा कंट्रोवर्शियल सा क्योंकि ये जचता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली गलत है, हैड होता है ये भाई। हैड ये हैड हो गया सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया थर्ड फॉर्म मेन वर्ब पोजेशन वाला। ठीक है, हैड का जो इसमें इनडायरेक्ट में जो बनेगा ना वो हैड बनता है। ठीक है, हैं रटना क्यों पड़ेगा? हाँ लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो याद कर लो इसको, मौखिक रूप से याद रखो फिर। अच्छा, मोहन की जगह आजकल मदन लिखने लग गया क्या? हाँ, ये याद नहीं रहता। क्या है ये वाला? ही सेड टू मदन योर ब्रदर इज हेयर। कौन सा? HAIR वाला क्या? कि तुम्हारा भाई जुंडे है। हेयर, अच्छा HERE वाला है, ठीक है। क्या बनाया है इसका? ही टोल्ड मदन दैट हिज ब्रदर या मोहन्स ब्रदर? लो भाई, देखो पुराने लोगों को तो क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो ये क्या मिट नहीं सकता? अब देखो देखो, पुराने लोग पुराने ही होते हैं, लोग उनको वापस बुला लेते होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हिज लगाऊं, अगर मैं योर की जगह पे अगर मैंने हिज लगा दिया तो इसके अंदर ये कंफ्यूजन रहती है कि वो हिज ये वाला है कि ये वाला, दोनों में से कौन से वाला हिज है। दोनों हिज में क्या फ़र्क होगा कि इसके वाले हिज में H बड़ा आएगा, उसके वाले हिज में H छोटा आएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके वाला हिज जो वो HEES हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन से वाले का हिज है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसका एक बढ़िया सा समाधान निकालो। मोहन्स ब्रदर
इज का क्या हो जाएगा, वॉज, हेयर का देयर, फुल स्टॉप का फुल स्टॉप हो जाएगा। ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। ये तो है भाई, अगर अपने वैसे बात करें ना, ये 8वीं 9वीं क्लास के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ये वो है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में इतने बेकार से लेवल के आएंगे। जैसे एक्टिव पैसिव जो हैं उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ फॉर्म में है, तो बस पहुंच जाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। ऐसा है क्या? तो वही देखो सर, अब बात आ गई अपनी इज्जत पे। वो पेन ड्राइव में है क्या? है? हाँ, वो जो अपने क्लास के अंदर करवा रहे थे ना, बढ़िया वाले जो क्वेश्चंस थे, वो आज इनको सेंड करने ही करने हैं अपने को। अभी है ना 1 बजे अपने यही काम करेंगे आज, फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा ये, ठीक है? आज ही मिलेगा। थोड़ा सा मैंने आलस क्या किया, आपके पास मटेरियल नहीं मैं पहुंचा पाया अभी तक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, आलस मेरी फेवरेट चीज़ है। तो यहाँ तक देखो, कल हमने एक बेसिक सी बात कर ली थी, है ना? इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई भी डाउट नहीं? हाँ जी मैडम, आपको डाउट इसमें जो कल पढ़ाया था? कल आपने क्लास ही नहीं लगाई थी, ठीक। तो आज अपने टेंस चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है, कि टेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। हाँ जी मैडम, कोई डाउट इसमें? नहीं, वैसे डाउट डाउट अच्छा, आपका जवाब तो सही था, मेरा सवाल गलत था, इसका मतलब है ये रोज हो रहा है डायलॉग क्या? नया सोचना पड़ेगा। लो भाई, अगर हमारा ये जो वो सेट टू को क्या बोलते हैं अपने? अरे नहीं नहीं, उसको बोलते क्या है, कौन सी वर्ब होती है वो? अरे रिपोर्टिंग वर्ब। सब कुछ बोल देना, आंसर मत बोलना बस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर क्या फर्क पड़ता है? वो ये है, देखो, जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब V1 या फिर डू डज के साथ में V1, ये चेंज हो जाता है किसके अंदर? सिंपल पास्ट के अंदर। सिंपल पास्ट का मतलब V2 या फिर डिड प्लस V1। अब वो डिड नॉट V1 हो, डिड हेल्पिंग वर्ब अगर इंटरोगेशन में यूज हो रही है आएगा तो इसके बाद में V1 ही। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है तो वो चेंज हो जाएगा जी पास्ट परफेक्ट के अंदर। और पास्ट परफेक्ट जो है इसका मतलब हुआ हैड प्लस V3। और अगर ऑलरेडी हैड प्लस V3 में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा पुराना कुछ होता ही नहीं है। आपको तो बस पास्ट में एक कदम और पीछे जाना होता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला गया, सिंपल पास्ट से अगर आप एक कदम और पीछे जाओगे तो क्या बन जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट जो है उससे ज़्यादा पुराना कुछ होता नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, वो हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई बात आ जाए। जो फैक्ट्स होते हैं ना, फैक्ट, उनका टेंस चेंज नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, किसी की हैबिट को लेकर कोई फैक्ट हो, किसी व्यक्ति के नेचर को लेकर अपने बात करते हैं ना, तो वो भी आपने चेंज नहीं करना। हाँ, हैबिट्स जो है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होते हैं ना वो सिंपल पास्ट में आते हैं, तो उसका हैड V3 नहीं करना। जैसे मान लो अपने हिस्टोरिकल फैक्ट बताएं कि महाराणा प्रताप वॉन द वॉर, तो वो हैड वॉन नहीं होगा, वो कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था तो वो ही माई टीचर सेड दैट, तो महाराणा प्रताप वॉन ही रहेगा उसका, चाहे वो आप दिवेर की बात करो या हल्दी घाटी की, दोनों ही उन्होंने जीते थे। तो वो हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर क्या रहेगा? वो हैड बीन नहीं होगा, ठीक है, हैड वॉन नहीं होगा वो। उसका मतलब हो जाएगा जीत तो लिया था लेकिन इतिहास को चेंज कर दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को चेंज नहीं करना और उसके टेंस को चेंज नहीं करना। फैक्ट्स को तो क्यों ही चेंज करना है, लोग कर ही रहे हैं वैसे तो, ठीक है। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखें अपने, देखो जैसे
माई टीचर सेड टू अस। स्टूडेंट्स, mercury is a metal. देखिए पहला बना लिया, पहले का क्या बनेगा? अब है ना, देखो थोड़ा सा इस तरह के सेंटेंसेस में आप चेंज लाना चाहो तो ला सकते हो। जैसे ये टीचर की बात हो रही है और वो अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा है ना, तो ऐसे इस टाइप के सेंटेंस के अंदर आप सेड टू का जरूरी नहीं टोल्ड ही बनाओ, हो सकता है कि आपको और अच्छा ऑप्शन मिल जाए इसके अंदर, इन्फॉर्म्ड आ सकता है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो इन्फॉर्म्ड भी आप लगा सकते हो, वो भी ठीक है। ऐसा बोल सकते हो आप, माई टीचर इन्फॉर्म्ड अस दैट, ये आगे एज इट इज मरकरी, वॉज आ जाएगा क्या? इज अ मेटल। क्यों? क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब वॉज कर दोगे तो इसका मतलब वो मेटल हुआ करता था, आजकल नहीं है वो, ऐसा तो नहीं है, ये मेटल तो मेटल ही रहेगा चाहे लिक्विड फॉर्म में है वो। अच्छा इसका क्या बनाओगे? ही सेड टू हिज टीम एवरीवन यू आर हायर्ड फॉर अ न्यू टास्क। क्या ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है या कोई हैबिट है या कोई ऐसा फैक्ट है किसी प्रकार का? कोई फैक्ट नहीं है ये। क्या एवरीवन को यूज किया जा सकता है सेंटेंस में?
एक चीज बताओ, हिज टीम और एवरीवन दोनों अलग अलग हैं क्या? सेम है ना, एक ही व्यक्ति है, एक ही मतलब नाउन है, तो दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। इसका यूज कर लो आप, ही, चाहे वही बात है, इन्फॉर्म्ड कर दो क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। टोल्ड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही आएगा यहाँ पर। ही इन्फॉर्म्ड हिज टीम, मतलब आप इस बात में ना कंफ्यूज मत होना कि एवरीवन अगर आ गया तो फिर हमें इसको लिखना जरूरी है। कहाँ लिखेंगे, जगह ही नहीं है। दैट क्या आएगा आगे? दे आर हायर्ड का क्या हो जाएगा? दे वर हायर्ड फॉर अ न्यू टास्क। इस सेंटेंस के अंदर क्या बनाया आपने? ठीक है, वर्ब हैड ऐड हो जाएगी। एक शब्द इसके अंदर नया ऐड हो गया, सर, वो रिस्पेक्ट दे रहा है। संबोधन करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि उसने मुझे सर बोल के संबोधित किया? संबोधन करना किसी को, एड्रेस करना, संबोधित करना किसी को, किसी को हिला मारना, ठीक है। आप किसी को रिस्पेक्ट से बुलाते हो तो किस नाम से आपने उसको एड्रेस किया, ये चीज़ है ना। कि जैसे अपने पहली बार जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मान लो हम उम्र हो, तो यही बोलते हैं भाई साहब, भाई साहब जगह देना थोड़ी, वो जगह नहीं देता, पन्ने ले तू। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस चेंज होके आता है। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा रिगार्ड करते ही है ना अपने सभी का, तो ये वही वाला है। एक शब्द ने इसको चेंज कर दिया, तो आप इसको थोड़ा सा, अब वो सर चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लो किसी ने मेरे को सर बोल दिया, मैं राजी हो गया कि अरे यार इज्जत कर रहा है मेरी। तो अ बॉय एड्रेस्ड मी सर एंड सेड, फिर बोला दैट आई हैड हिज मार्कशीट। है क्या चीज? देखो ऐसे है ना कि जब कोई संबोधित कर रहा है सेंटेंस के अंदर, इस तरह की जब बात हो रही है कि उसने मुझे सर बोला, उसने मेरी रिस्पेक्ट की और उसके बाद उसने ये कहा, तो मतलब क्या है कि आपको इसके अंदर दो अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है। एक तो ये चीज़ होगी ये वाली कि भाई ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है जो ओरिजिनली, एक तो आपने उसको चेंज करना है। दूसरा जो ये इसका वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस को भी तो ऐसे चेंज किया जाएगा ना कि कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही इसका जो इसने सेंटेंस के अंदर दिया है। ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर एक नॉर्मल सा वर्ड है कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि मोहन यू हैड माई मार्कशीट। एक बच्चे ने किसी व्यक्ति को कहा कि मोहन तेरे पास मेरी मार्कशीट है, तो ये कोई नाम नहीं है उसका, ये एक है ना एक्सक्लेमेशन के मार्क्स होते हैं, ये संबोधन वाले एक ये चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह तो नहीं है इसके अंदर। या फिर किसी को किसी एक जो शब्द होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उपमा दी जाती है कोई चीज़ वाली, उपमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किसी का रिगार्ड किया जाता है या फिर किसी को कोई एक एग्जाम्पल बना के या कोई एक अच्छे शब्द से उसको बुलाया जाता है, तो उसका यूज़ करना ही होगा आपको, ठीक है। मतलब ये वोकेटिव केस के अंदर नाम भी यूज़ होता है, वोकेटिव केस के अंदर कॉमन नाउन भी यूज़ होता है। स्टूडेंट्स यूज़ किया है ना, स्टूडेंट्स कौन से केस में यूज़ हुआ है? वोकेटिव केस के अंदर यूज़ हुआ है। अब क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं तो उसने उनको स्टूडेंट्स बोला, लेकिन इस केस के अंदर आप देखो वर्ड थोड़ा सा अलग है, तो उस वर्ड पे डिपेंड करेगा कि क्या बताया गया है। अब जैसे उसने सर बोला, अब ये जो सर है मैडम है अपने जो बोलते हैं, तो इसका मतलब कि वो रिस्पेक्ट वाले वर्ड्स हो जाते हैं अपने भारत देश के अंदर। असल में सर और मैडम जो वर्ड है वो रिस्पेक्ट वाले, मतलब वो सर मालिक को बोला जाता है। ऐसे आपने अगर कोई हॉलीवुड की मूवी वगैरह देखी हो तो उसके अंदर ऐसे देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो किसी बड़े को अंकल नहीं बोलते हैं, या फिर वो जो सर है ना ये नहीं बोलते हैं, वो उसका नाम लेते हैं कि मान लो कि मिस्टर डेविड, वो मिस्टर डेविड बोलेगा उसको। मान लो उसके दोस्त का पापा है तो उसको अंकल नहीं बोलेगा, उसको सर नहीं बोलेगा, मिस्टर डेविड बोलते हैं, मिस्टर अल्बर्ट या जो भी, मिस्टर धनीराम, जो भी नाम होगा उसका, वो उस नाम से उसको संबोधित करते हैं। वो हमारे भारत देश के अंदर है ऐसा कि अपने तो
कोई भी हो तो उसको अपने अंकल आंटी भाई साहब ये रिश्ते बना ही लेते हैं अपने, कि ये कौन है, ये मेरा ये दूर का अंकल है, कि हम लोग बस में इकट्ठे जाते होते थे तो वो अंकल, उसको अंकल बना लिया, एक को ऐसे भाई साहब बना लिया, ऐसी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं अपने। तो वहाँ पर नहीं है ऐसा। लेकिन ये जो वर्ड है ना सर, जो वर्ड है वो रिस्पेक्ट का है, रिस्पेक्ट से अपने संबोधित करते हैं। अंकल आंटी तो अपने बोलते हैं, तो हम भारत में इसको रिस्पेक्ट मानते हैं। आप कहीं अब्रॉड जाके, इवन आप दिल्ली में भी, साउथ दिल्ली नहीं है जो छोटा रिचार्ज बना हुआ है अमेरिका का, वहाँ पर भी अगर आप किसी महिला को आंटी बोल दो, वो बुरा मान, आंटी लग रही होगा तेरे को, मैं भाई बाल तो तेरे धोले हो रखे हैं सारे, आंटी कहेंगे और अंकल थोड़ी कहेंगे। तो वहाँ पर नहीं है ऐसा, वो अंकल आंटी वाला अपने ही हिसाब किताब है, और ये बढ़िया भी है। खैर क्या बोलने दो, ये सर वाला समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसके अंदर है? वो फिर ज्यादा बड़ी चीज हो जाएगी ना, ही एड्रेस्ड मी एज सर इन अ मैनर ऑफ रिस्पेक्ट, वो फिर ज्यादा बड़ी चीज हो जाएगी। ये शब्द अपने आप में रिस्पेक्ट वाला है ना, गलत नहीं है, अननेसेसरी है वो, कि मतलब उसकी जरूरत नहीं है। अगर मान लो सिर्फ नाम लिया होता और फिर कोई रिस्पेक्ट की होती तो वो अपने कहते कि ही एड्रेस्ड मी विद रिस्पेक्ट एंड सेड, वो ऐसे आ जाता। हाँ जी, टोल्ड नहीं, टोल्ड गलत नहीं है। नहीं, अगर पेपर में दिमाग ना चले तो फिर एक अटेम्प्ट और बचा होगा वैसे तो। बॉय एड्रेस्ड मी सर एंड सेड, और आप यहाँ पर अगर टोल्ड लगाते तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है भैया। क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया ना कि उसने एड्रेस किसको किया, मी को। और वो जो हम टोल्ड लगाते हैं तो उसके बाद में ऐसे लिखते हैं टोल्ड मी, वो अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, बॉय एड्रेस्ड मी सर एंड टोल्ड मी, वो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अब है ना, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑब्वियस हो चुका है कि वो मुझसे बोल रहा है, और हमने एक बार इसका जो है वो ऑब्जेक्ट लगा दिया। सेड लगाया तो ऑब्जेक्ट नहीं देना, टोल्ड लगाया तो ऑब्जेक्ट दे दो, दोनों ही चीजें सही है। बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका, ठीक है जी। हाँ, ऐसे अपने पढ़ेंगे, और भी कई टाइप के आएंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि दो क्लॉजेज मिल जाएं आपको, दो क्लॉजेज वाले भी आएंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, टेंस तो आप लोग चेंज कर ही लोगे। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट की तरफ लेके जाना है आपको। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा, नो चेंज। तो ये बताने की जरूरत है कि इस पे अपने लगाएं टाइम क्या, या ये अंडरस्टूड है ये चीज। सेंटेंसेस के टाइप वगैरह अपने वो देख लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, देखो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है और इधर भी थर्ड फॉर्म है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और ये भी बी के, सिर्फ टेंस चेंज हुआ है। ये यहाँ पर भी अगर पैसिव वॉइस है तो इधर भी पैसिव वॉइस ही रहेगा ये, है ना। ये बी है, आर जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है और वर जो है वो पास्ट में यूज होता है, लेकिन दोनों में ये पैसिव वॉइस है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और देखें एग्जांपल। अच्छा, इंटेरोगेटिव वाले देखने हैं क्या, उसके अंदर और वैरायटी आ जाएगी, है ना। ये क्या आपको वो हाफ स्लीव में दिखाऊं क्या जी, वो मतलब कि और नई वैरायटी देखते हैं इसके अंदर। पिंक कलर में देखें है, इसके वाले मिक्स करके अपने पढ़ते हैं इसमें। मैं आपको बताऊं, आपको ज़्यादा मजा आएगा। एक ही एक टाइप का एग्जांपल, वो इस टाइप की बात हो जाएगी कि मैं गेट के वजह छुप रहा हूँ, मेरे को ढूंढ के बताओ, ये वो वाला हो जाएगा पॉइंट। थोड़ा सा वैरायटी आने दो इसमें। अच्छा, इंटेरोगेटिव में सेट टू का क्या हो जाता है बताना, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड, इंटेरोगेटेड, क्वेश्चनड और इंक्वायर्ड। ये सब कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक ही लिखना है आपने। अच्छा,
इसका दैट की जगह पे क्या आ जाता है कंजंक्शन? इफ। वेदर भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। एक बात और याद रखना आप कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा असर्टिव फॉर्म में रहती है। अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में है ना, तो उसका इनडायरेक्ट आपने बनाया तो वो असर्टिव में बनाना है। असर्टिव याद है ना आपको? चाहे आपको इनडायरेक्ट जो है ना रिपोर्टेड स्पीच आपको इंपेरेटिव मिलती है तो उसको भी असर्टिव में ही बनाना है बाद में, ठीक है। तो इसमें भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव फॉर्म में ही आ जाएगी, वापस से चेंज नहीं करना। इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा असर्टिव रखना है, चाहे वो इंपेरेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, कोई सी भी हो। इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा असर्टिव में ही रखना है, चेंज नहीं करना, ठीक है जी। अब मिक्स क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, वो जो अभी लिखा था वो भी, और एक आधा क्वेश्चन कोई इंटेरोगेशन वाला भी आ जाएगा। नहीं तो क्या पूरे दिन है ना एक ही एक चीज लिखते रहते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। कुछ चेंज तो करें उसके अंदर अपने। थोड़े से ये जो है ना इंटेरोगेशन वाले, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वैरायटी अच्छी है। लो भाई सरप्लस में देखो, चलो ये आपका फेवरेट लिख ही देते हैं, ही सेड टू मी, वेयर हैव यू गॉन। एक ये बढ़िया वाला देखते हैं, दे सेड टू हिम, you can join us anytime you want। want लगाओ चाहे want to लगाओ, he said to his brother, my dear, you have all the authority now। ये डियर व्हाट्सएप वाला है भाई, सलमान खान वाला नहीं है। मतलब वो संबोधन कैसे कर रहा है, उसको संबोधित कैसे कर रहा है। बना लिए? मैं खुद सोच रहा हूँ इस लास्ट वाले का क्या आंसर होगा, लिख तो दिया मैंने। अच्छा, आपने कभी ये बात सोची कि ये सेट टू का टोल्ड क्यों होता है इनडायरेक्ट के अंदर? अगर मैं सेट टू का सेट टू ही रखूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? चेंज तो करना ही पड़ेगा, फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा, वर्ब के टाइप की वजह से फर्क पड़ता है। नहीं मतलब ऐसा क्या होता है कि जैसे एक तो सेट टू के बाद में आपको उसका एक ऑब्जेक्ट मिला, मी, यू, ही, शी वगैरह कुछ भी है ना, और फिर जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसके अंदर फिर सेड टू जो है ना,
उसको टोल्ड बनाया गया, ऐसा क्यों हुआ? सेट टू का सेट टू ही क्यों नहीं रखा गया? या फिर हम लोग ऐसे देखेंगे, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, उसके अंदर भी आस्क्ड हो गया, क्वेश्चन हो गया, इस तरह की वर्ब्स का यूज क्यों किया गया है? उसका एक सिंपल सा कारण ये है कि जो टोल्ड है, आस्क्ड है वगैरह वगैरह, इस तरह की जो वर्ब्स है ना, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। डाई ट्रांजिटिव जो होती है ना, उसके दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कई बार एक आधा अक्षर जो है वो कहानी चेंज कर देता है। तो जो डाई ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, उसके दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सेट टू के दो ऑब्जेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो टू का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, और वो लिविंग पर्सन है ना। तो इसके जो वो दैट वाली लाइन जो आप लिख दोगे ना उसके बाद में, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी किसी चीज से। ये चीज समझ रहे हो? टोल्ड जो होता है उसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब टोल्ड के दो ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि आप एक तो उसका ऑब्जेक्ट बना दोगे, वो मी, हिम, हर जो भी है वो आ गया एक ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो दैट वाली जो लाइन है वो आ गई। तो वो इसलिए हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसके दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सेट टू का बेचारे के दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, उसका एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेड का एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो भी वट का जवाब। और जो वट का जवाब है वो दैट से आ गया। ही सेड दैट करके लिखते हैं ना अपने, वो सेड का जो आंसर आया है वो एक ही ऑब्जेक्ट आता है, और वो भी दैट का वट का जवाब आ गया। इसलिए सेड को चेंज नहीं किया जाता, अकेला सेड हो तो। ये कहानी कल बताई थी वैसे तो मैंने, थोड़ा सा मतलब बात की थी इस बारे में, ठीक है जी। इसमें किसी प्रकार का डाउट कोई? ये नोट तो नहीं करनी चीज, या वैसे समझ आ गई है? अगर समझ आ गई तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे इस बात को कभी, क्योंकि हमने कई बार क्लास के अंदर ये बात पढ़ी है कि जो टोल्ड होता है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है ना। लिखना है क्या? ठीक है, बना दिया। फर्स्ट वाले का क्या फ्लेवर आया? इफ या वेदर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? WH वर्ड आ गया इसके अंदर। WH वर्ड खुद कंजंक्शन होता है, और जब इसके पास में खुद के पास में कंजंक्शन है तो फिर उधार लाने की जरूरत है इसको? नहीं, फिर उधार नहीं लेनी। ही आस्क्ड मी, इंटेरोगेटेड, इंक्वायर्ड, जो आपका मन है वो आप लिख लेना। वेयर, अच्छा इसका जो फॉर्मेशन है वो कौन सा है अभी सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच का? इंटेरोगेटिव है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? ये असर्टिव हो जाएगा, और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में हो जाती है, आपको पता ही है। अच्छा, मी से ये कनेक्टेड है, वेयर आई हैड गॉन, फुल स्टॉप। आप में से कोई डोमिनोज गया है क्या? कल मेरा हो गया मूड खराब, उधर पिज्जे वाले हैं ना, डोमिनोज फोमिनोज वाले, वो साथ में एक दोस्त था, वो कहता कि चोको वोल्केनो मंगा ले, चोको वोल्केनो। ये भी, मैंने कहा ये भी अड़ंगा होता है क्या कोई? तो उसने वो मंगा लिया। मेरे को इसकी शक्ल देखी ना, मेरे को है ना हमारे घर के सामने वाली गाय याद आ गई। अच्छा मैं सूख रहा हूँ, वो बनाने वाले नहीं है। फिर उसने जैसे जैसे चम्मच डाला उसमें, और ऊपर की पपड़ी हटी उसकी। मैंने कहा तू यार हटा यार इसको, एक तो रंग ऐसा, फिर बेवकूफों ने उसकी शेप वो बना रखी है। नहीं खा तो लिया ऐसे वो, लेकिन है ना मूड खराब हो रखा है, पैसे लग गए मेरे। वो दोस्त आया होता जयपुर से, उसको मैंने कहा हमारे यहाँ भी डोमिनोज ही, तो मैं उसको ले गया था। मैंने कहा मेरे घर के पास ही है, वो ले गया। मूड खराब कर दिया। खैर बढ़ने दो डोमिनोज को, आगे देखते हैं। दे सेड टू हिम, इसका क्या बन जाएगा? ये तो सिंपल सा ही है। दे टोल्ड हिम दैट। अब यू कैन ज्वाइन अस एनी टाइम यू वांट। अब इस सेंटेंस को आप देखो, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे है कि आपका 1 नंबर का आया है और आप चाहते हो कि एग्जामिनर आधा नंबर भी ना काटे, कुछ भी ना काटे, तो है ना ये जो सेड टू का टोल्ड है, आप इससे बढ़िया वर्ड लिख सकते हो, दे ऑफर्ड हिम। ऑफर किया है ना, इंक्वायर्ड इंटेरोगेशन का एक है वो, है ना, वो पूछा जा रहा है। कैन यू जॉइन अस अगर होता ना तो इंक्वायर्ड हो सकता था कि उन्होंने पूछा। उसने क्या किया? ऑफर किया, कि उन्होंने ऑफर दिया। नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। वो कई बार ऐसे होता है ना, देखो जैसे 2 नंबर का आया ये,
आपने इसके अंदर कोई ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना कि इन चार में से एक आपका आंसर बन रहा है ना। ऐसे होता है ना एसएससी बैंकिंग के अंदर कि भाई चार में से एक ऑप्शन को, पांच में से एक को सेलेक्ट करना होता है, आपने लिखना है। और उसके अंदर क्या है कि 2 नंबर का है या 1 नंबर का है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल ही गलत लिख दिया, एकदम ही मान लो कि वो गलती नहीं गलता कर दिया कोई, आपने उसका पैसिव वॉइस लिख के दिखा दिया कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, ये लो पैसिव वॉइस इसका, तब तो वो नंबर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आपने इसका इनडायरेक्ट बना दिया, इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने छोटी मोटी कोई गलती कर दी कि एक कोई वर्ड था उसको यूज नहीं किया, एक कोई स्पेलिंग थी आपने उसकी गड़बड़ कर दी, तो वो जो 2 नंबर का आपको उसका हो सकता है कि 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, हो सकता है 0.75 मार्क्स दे दे। लेकिन अपना टारगेट क्या है, अपने पहले से ये मान के चल रहे हैं कि कोई नहीं आधा नंबर तो कटने दे, नहीं, हमें तो 2 में से 2 चाहिए ना नंबर। तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे करें उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। चाहे आपका कोई आप ऐसे लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, जिस भी आंसर को आपने लिखा है उसके अंदर ये चीज़ अप्लाई होती है। आपको पता है ना ये बात कि आंसर आजकल जो RAS के अंदर क्वेश्चंस के मार्क्स कैसे होते हैं मेंस में, या मैं कह दूँ प्री के अंदर भी, या मैं कह दूँ इंटरव्यू के अंदर भी, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, गलत कोई सा भी नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन की अलग अलग मार्किंग है। ये पता है ना आपको चीज़ कि एक ऑप्शन है उसका 5 में से आधा नंबर है, साइकोलॉजी वाला, वो आपसे साइकोलॉजिकली तो खेल रहे हैं। एक आंसर ऐसा है जिसके 2 मार्क्स है 5 में से, एक आंसर ऐसा है जिसके 5 में से 5 मार्क्स हैं। तो ये आप लोगों के ना डिस्क्रिप्टिव या मैं कह दूं कि सब्जेक्टिव टाइप का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर इस तरह से वो खेलता है आपसे कि भाई आपको 2 नंबर मैक्सिमम देने हैं उसने, आप कुछ ऐसा करो कि मैक्सिमम मार्क्स आप ले लो। जैसे नहीं होता बैंक में अपने लोन लेने जाते हैं कि बजट अपना 10 लाख का, मैंने 10 लाख का लोन लेना, लेकिन वो कितना अप्रूव कर रहे हैं, 8 लाख कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, 7 लाख कर रहे हैं, या फिर शक्ल देख के 10 लाख आपको दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे, 10 के 10 लाख आपको दे रहे हैं। तो वो वाला हिसाब है, आपको मार्क्स पूरे लेने हैं। तो अच्छे से अच्छा शब्द अपने को लगाना है इसके अंदर। तो जैसे आप सेंटेंस के अंदर के जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको समझो कि वो क्या वहाँ पर कहना चाह रहा है, उसका कवि की कल्पना क्या है, वो ऑफर कर रहा है ना, कि आप चाहो तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, उस दिन से ही आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, अभी कर लूँ, तो वो ऑफर है एक, ठीक है। तो दे ऑफर्ड हिम दैट ही कैन की जगह पे क्या आ जाएगा, कुड, ज्वाइन, ज्वाइन का क्या हो जाएगा, ज्वाइन ही रहेगा, अस का देम, एनी टाइम ही वांटेड, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। अभी मॉडल्स पर भी बात करेंगे, कौन से मॉडल को किस तरह से चेंज किया जाता है। एक कोई टीचर है यूट्यूब पे, उन्होंने करवाया था एक बार कि कुड जो होता है पास्ट में कई बार यूज नहीं करना होता, पास्ट के लिए कई बार कुड की जगह और भी वर्ड्स आ सकते हैं। एक हैं ठीक ठाक से टीचर हैं, कौन सी, हाँ वही वाली, तो उसमें है ना रिकॉर्डिंग है, तो उसके अंदर जैसे उस व्यक्ति ने जो भी करवाया कि ये जो कुड का यूज जो है वो किस तरह से नहीं किया जाता पास्ट के अंदर। अब जैसे यहाँ पर तो कैन का कुड हो गया, ठीक है। अब अपने इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखेंगे, पहले तो ये बना के देखते हैं। ही सेड टू हिज ब्रदर, माई डियर, मेरे हिरण, यू हैव ऑल द अथॉरिटी नाउ, इसका क्या बनाओगे, इसीलिए ये वर्ड आया है यहाँ पर। वही बात, 2 में से 2 नंबर लेने के लिए हर एक चीज को, मतलब वही है ना कि चाय में आपने क्या क्या डाला है, सारों का फ्लेवर आना चाहिए। कोई चीज वैसी अगर छन गई तो उसका फायदा क्या हुआ, तुम अंदर गाली गए, गाली तो ही, लेकिन पैकेट से काटना भूल गया, वैसे की वैसे ही डाल दी उसने। तो इनका यूज करो, इनको भी चेंज करो चीजों को, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, बिल्कुल सही है, ही टोल्ड हिज ब्रदर विद अफेक्शन, ज्यादा लाड में आके उसने अपने भाई को कहा, दैट, यू की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर, क्योंकि ही में तो पता ही नहीं है कि कौन है, हिज ब्रदर, हैव का हैड, ऑल द अथॉरिटी, नाउ का देन हो जाएगा। लिख लोगे ना ये बाकी का अपने आप, लो बना दो। किस किस को डाउट है इन तीनों के अंदर, कौन से वाले में डाउट है, रिपीट कर देते हैं आप ही अपने, चाहे तीनों हो तो तीनों ही कर देंगे। लास्ट वाला देखो भाई,
चलो पहले नोट कर लो, फिर अपने इस पे डिस्कस करते हैं। देखो वोकेटिव केस जो होते हैं ना, वोकेटिव केस का भी 2-3 तरीके से यूज किया जाता है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर मैंने साइन कोमा वाला लगाया है, एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं लगाया। एक्सक्लेमेशन तो वो उसको बताता है कि आपके फेस इंप्रेशन क्या रहेंगे, क्योंकि लिखते हुए तो हम लोग फेस इंप्रेशन भेज नहीं सकते, आजकल भेज देते हैं, वो इमोजी भेज देते हैं आजकल, लेकिन वो भी गलत होती है। उसके अपने अपने भेजते हैं ना, वो हंसते हुए गिर गया और मैसेज ऐसे पढ़ रहे होते हैं, अपने मुंह ऐसे होता है, वो एक इमोजी है, गिर जाता है हंसते हंसते, जो नहीं देखा वो। और पुराने समय में हिंदी फिल्मों के अंदर चिट्ठी के द्वारा वीडियो कॉल भी होती थी, चिट्ठी में होती थी ना, वो बीच में हीरो की माँ की शक्ल आती थी, वो उसमें वो अंडाकार सी शेप होती थी कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ तुम्हारी प्यारी माँ, और वो फिर हीरो माँ, फिर वो भागता था, वो तब तक खाई के पास ही नहीं पहुंची होती थी, क्योंकि उनके आरपीएम कम होते थे, हीरो के ज़्यादा होते थे, वो जल्दी पहुंच जाता था। तो अब फेस इंप्रेशन तो आप बता नहीं सकते लिखते समय, है ना, तो आपको वो यूज़ करने पड़ते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है ना, वो यूज़ नहीं किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि वो है ना फिर थोड़ा शो ऑफ वाला ज़्यादा हो जाता है कि उसकी शक्ल कैसे रहेगी, माय डियर, अब पता नहीं वो किस चीज़ में बता रहा है, कि वो वाव वाला है या फिर अलास वाला है, या फिर वो एक होता है कि ओ वो हैरान वाला है। वो एक्सक्लेमेशन वाले अलग होंगे सेंटेंसेस जो हैं, ये वोकेटिव केस है। ये जो कोमा है यहाँ पर, वो कोमा का मैंने आपको कल ही बताया था, कोमा वोकेटिव केस को भी बताता है और कॉम्प्लीमेंट को भी बताता है। ये याद है ना आपको, कोमा जो है वो कंजंक्शन के जैसा भी होता है, जो चीजों को जोड़ता भी है। 3 काम तो पता लग गए कोमा के। कोमा आपको क्या बताएगा, जैसे मैं कह दूं कि रामुड़ा, शामुड़ा और मोहनिया 3 हो गए, तो मोहनिया जो है उसके बाद में वो कोमा आएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड कोमा बोलते हैं। जैसे मैं ये बोल दूं मोनू, सोनू एंड कोई और नू पे होता है क्या, जोनू। अब जैसे ये है, इसके अंदर ये जो है ना, मोनू, सोनू एंड जोनू जो भी है, ये यहाँ पर जैसे ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये काम क्या करता है। इसका काम असल में ये है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई कॉल्ड माई ब्रदर्स कोमा मोनू, सोनू एंड जोनू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके भाई कौन कौन है, मोनू, सोनू और ये भाई है इसके, ये ठीक है। नहीं, 3 भाई हैं। अरे सुनो तो सही, उसके 3 भाई हैं। 3 भाई कौन कौन है, वो कहता मैंने मेरे भाइयों को बुलाया। अच्छा, कौन कौन तेरे भाई, मोनू, सोनू और ये नोनू जो भी है ये, ठीक है, ये 3 भाई हो गए इसके। अब चीज को समझना कि इतने सालों से हम लोग क्या गड़बड़ करते आ रहे हैं कोमा को लेकर। अगर आप ये बताना चाहते हो ना कि उसने 4 लोगों को बुलाया है, उसके भाई मोनूड़ा, सोनूड़ा और ये जोनूड़ा, ये इन 4 लोगों को अगर इसने बुलाया है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, एंड के बाद में कोमा लगाना है। इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। असलियत में कोमा का यूज ये होता है, अगर आप बताना चाहते हो कि इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तब आपको एंड के साथ में लगाना है कोमा। कितने साल हो गए इस चीज को गलत पढ़ते हुए, 20 साल तो हो ही गए लगभग। 17 और 20 में कितना तो फर्क है, 3 साल तो मैं लॉकडाउन वाले भी नहीं गिनता आजकल, ठीक है। तो ये जो है ना, एंड के बाद में जो ऑक्सफोर्ड कोमा है, एंड के बाद ऑक्सफोर्ड कोमा, ये आपको बताएगा कि ये सारे लोग अलग अलग हैं। अगर आपने कोमा नहीं लगाया तो क्या बन जाएगा कि ये सारा जो है वो इसके लिए है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। ये फर्क है, कोमा का एक यूज ये है। समझे कि नहीं समझे, मतलब ब्रदर्स तक। देखो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पुराने गलत वाले कंसेप्ट हैं उनको शिफ्ट डिलीट करना है, उसके बाद चीजें बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी कि जिस डायरेक्शन में अपने जाना चाह रहे हैं वहां चले जाएंगे, ठीक है। आप वापस ऐसे मुड़ के देखोगे ना तो सामने वाली चीजें नहीं देख पाएंगे। आप इस चीज को समझो कि अगर आपने अकेला एंड यूज किया तो वो इन चीजों को क्या बना देगा कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। कल ही आपको बताया था कि कॉमा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। कन्हैया मेरा छोटा भैया, वो कल बताया था आपको,
तो वो कोमा लगा था उसके बीच में, क्योंकि वो कन्हैया का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, छोटा भैया। मैं बलराम उसका बड़ा भैया, पिछले जन्म में फिर वो पूरा जो भी है। तो वो कोमा कॉम्प्लीमेंट को बता रहा है, असल में वो जो कोमा है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट को बता रहा है। अगर आपने इस तरह से यूज किया ना सेंटेंस को, जैसे मैं ये लिख दूं, अरे वो मैंने बताया था ना आपको कि आई नो योर फादर कोमा एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन कौन हुआ, योर फादर। तो ये उनका कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट तारीफ वाला नहीं, पूरक वाला, ठीक है। और अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं, आई वॉन्ट टू थैंक माई टीचर्स, माई मदर एंड माई फादर। वो जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उस दिन स्टेटस पे लगाओगे ना ये चीज। तो अब ये मत कहना कि मदर फादर पहले आएंगे, टीचर्स को मैं बाद में लगाऊंगा। सेंटेंस वो वाला नहीं है ये, इसको समझो आप पहले कैसे। कहीं आप में से कोई कहते हैं कि टीचर्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इनको शिफ्ट डिलीट कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू थैंक माई टीचर्स, माई मदर एंड माई फादर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि वो टीचर्स कौन है उसके, मदर और फादर। इसका मीनिंग ये है कि मैं मेरे गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि मेरे माता और पिता हैं, वो ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तीनों अलग अलग है, टीचर्स अलग हैं, माता अलग, पिता अलग, ठीक है। असल में टॉपिक है अपना भाई पंक्चुएशन मार्क्स, तो उसके अंदर पढ़ेंगे ये सब चीजें। वही बात मैं कह रहा हूं कि हमें मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं आरएएस में, मेंस में, आईएएस के मेंस में किसी के 0 नंबर आए हैं आज तक, कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया ही है। लेकिन किसने सबसे ज्यादा नंबर बटोरे हैं, कौन ज्यादा वो होशियार है नंबर मार्क्स खींचने में, वो सीखना अपने को ना। तो खैर ये पहला यूज हमने कॉमा का देख लिया। एक कॉमा यूज होता है वोकेटिव केस का, किसी को आप जब आवाज लगाते हो तो उसके नाम के बाद में कॉमा आता है ना, ऐसे होता ही है, कह रहे ओए फिर कॉमा आ गया, फिर अपने से कहते परनेट ले, तो वोकेटिव केस है, ठीक है। दूसरा यूज ये हो गया, ये वोकेटिव केस आपने देखा ही है। तीसरा यूज, तीसरा तो यही था, खैर 3 हो गए इसके वैसे तो। एक तो आपको बता दिया कि वो जब चीजें ऐड करते हैं अपने के मोहन कोमा सोहन कोमा, फिर 2-4 लोग और आ गए, तो वो कोमा एंड कंजंक्शन के जैसा काम कर रहे हैं। दूसरा यूज आपको क्या बताया, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं अपने। तीसरा यूज क्या बताया, वोकेटिव केस वाला। तो ये जो माय डियर उसने जो बोला है वो अपने भाई को वो संबोधित कर रहा है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन नहीं है ये सिर्फ संबोधित कर रहा है। हाँ वो अरे एक्सक्लेमेशन वो वाला कि अरे वो अपने किसी को थोड़ा ज्यादा बदतमीजी से बुलाते हैं, जैसे मान लो ऐसे भी तो बोल सकते हैं अरे वो मोहन, तो वो फिर कोमा आ गया, तो उसको कहते हैं परनेट जा, तो वो वोकेटिव केस है। एक्सक्लेमेशन का मतलब फेस इंप्रेशन वाले से रिलेटेड रहता है, वो वाओ हुर्रे ब्रावो मार्वलस वगैरह वाले जो होते हैं कि ये प्री निकल गया, तो वाओ वाला आ गया कि अलास मेंस नहीं निकला, तो वो अभी अरे वो एएफओ का रिजल्ट आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी थोड़े दिन पहले, वो प्री का रिजल्ट आया उनका, एएफओ वालों का राजी होगी, सबने मिठाइयाँ पहले ही बांट दी, मेंस में नहीं हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक करके बैठे टीचर्स को। तो खैर ये माय डियर वाला जो है ये उसमें वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस का मतलब क्या हुआ कि वो उसको अफेक्शन से बुला रहा है। अपने बड़े भाई या बड़े जो सिस्टर होते हैं वो कभी ना कभी जिंदगी में एक बार तो अपने साथ ढंग से बात करते ही हैं। हाँ, हालांकि वो अलग बात है कि भाइयों में घर में मैं ही बड़ा हूं, तो ये ऐसा नहीं है कि बड़े भाई हमेशा मतलब से बात करते हैं, कई बार उनको खुद को भी मतलब होता है, ऐसा थोड़ी ना कि दूसरों के मतलब के लिए बात करें, कई बार काम भी होता है भाई, जैसे ये मतलब थोड़ी ना हो। जैसे मैं कई बार ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे आप कह रहे हो कि कोई मेरे मन में कोई गंदगी नहीं है, जो है सारे दिमाग में ही है, तो खैर बोलने तो बात को ये हो। अब ये यहाँ पर माय डियर जो वर्ड है वो उसको अफेक्शन से बुला रहा है ना, लाड में बुला रहा है उसको, इसीलिए उसने माय डियर बोला है। ये थोड़ी ना कि मतलब इस शब्द का मीनिंग कुछ ना कुछ तो होगा, अब चाय में काली मिर्च डाली है तो कुछ ना कुछ तो उसका यूज होगा, तो अब उसको जो है ना इस सेंटेंस में घोल दो अच्छे से माय डियर को, तो फिर आपके पास में नया वर्ड क्या निकल के आएगा, विद अफेक्शन, कि उसने प्रेम से अपने भाई को संबोधित किया। फिर उसने जो भी बताया उसको कि यू हैव द अथॉरिटी नाउ, कि अब तेरे पास अथॉरिटी है कि तू मेरी बाइक ले जा सकता है, कार ले जा सकता है, दहेज वाली वगैरह वगैरह,
जो भी है, तो वो उसके अंदर हैव का हैड हो जाएगा, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट शब्द इसके अंदर क्या था, ये जो माय डियर लगा हुआ था, ये इसको किस वर्ड में चेंज कर दिया, ये, क्योंकि और कोई तरीका तो था ही नहीं इसको चेंज करने का। अच्छा, आप नहीं भी लगाते हो तो आपका सेंटेंस तब भी सही है, लेकिन वो 2 नंबर वाला नहीं है, वो 1 नंबर वाला हो जाएगा, 2 नंबर ही नहीं रहेगा फिर वो। समझ आई कि नहीं आई ये चीज? कल और देखेंगे चीजें, मॉडल्स वाले भी कुछ यूसेज हैं। हाँ, कई दिन हो गए मैंने टॉपिक नहीं दिया ना। हाँ, वो चेक करके दे तो दिया वापस। आपका नाम मैडम? मैंने शायद आपके किसी फ्रेंड को दे दिया था, वो है ना, सलोनी नाम से दिया था मैंने। अब एब्सेंट इतने रहते हैं, बाकी मैं एक बार और चेक कर लूंगा कि कहीं मेरे पास तो नहीं है वो, मैं चेक कर लूंगा, मतलब चेक कर लूंगा, वैसे चेक ढूंढने वाला चेक नहीं, चेक कर लूंगा मैं। कंजंक्शन के साथ में